बता दीजिए, अंगड़ी कर दीजिए। हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमने पिछली क्लास में एचसीएफ का पोर्शन चालू किया था और उसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। दोस्तों, जो हमने कल पढ़ा था उससे आगे की बात आज हम करते हैं। तो अगला क्वेश्चन 29 आपके सामने है। वह बड़ी से बड़ी माप क्या है जिसका उपयोग लंबाई 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को पूरा पूरा मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन सोल्व करने से मैं आप लोगों को पहले एक बात बताऊंगा कि मैं अगर आपसे यूनिट की बात करता हूं तो मैं देखता हूं यहां पर है 7 मीटर, यहां पर है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर। मैंने देखा यहां पर यूनिट है मीटर में, लेकिन यहां पर मीटर के साथ यूनिट किस में चली गई? सेंटीमीटर में, यानी यूनिट इक्वल नहीं है। और जैसा कि हमारे को पता है, किसी भी क्वेश्चन को अगर हमें सोल्व करना है तो सबसे पहले उसकी यूनिट इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने बोला आप मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 7 मीटर में कितने हो गए? आप लोग बताओगे कि सर 7 मीटर में कितने हो गए? 700 सेंटीमीटर। 3 मीटर में 300 और 85, तो टोटल कितना हो गया? 385। और इसी प्रकार ये आपका हो गया 1295 सेंटीमीटर। मुझसे बोला वह सबसे बड़ी माप क्या होगी? तो हमने कल पढ़ा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हमें सबसे बड़े की बात कर रहा है तो क्या निकालना है? एचसीएफ। तो अगर मैं एचसीएफ की आप लोगों से बात करता हूं तो कल मैंने आपको 3 मेथड बताए थे: प्राइम फैक्टराइजेशन, लॉन्ग डिवीजन मेथड और डिफरेंस मेथड। और मैंने आप लोगों को बताया था अगर आपको क्वेश्चन जल्दी सोल्व करना है तो आपको डिफरेंस मेथड अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर डिफरेंस मेथड अप्लाई करता हूं। मैंने बोला मैं डिफरेंस निकालता हूं, तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस निकालता हूं तो डिफरेंस मेरे पास आता है 315। लेकिन दोस्तों मैं यहां पर देखता हूं क्या 700 315 से डिवाइड है? तो अगर मैं 2 बार डिवाइड करता हूं तो यहां पर मेरे पास आता है 630, यानी 700 315 से डिवाइड नहीं है, मतलब मुझे फैक्टर करने पड़ेंगे। और अगर मैं इसके फैक्टर करता हूं तो इसके फैक्टर आपके क्या निकल के आते हैं? मैं पहला फैक्टर निकालता हूं तो पहला फैक्टर आता है 5, और ये आपका आया 5 छिंगी 30 और 5 तिया 15, 5 और 63। 63 मेरा ऑप्शन में नहीं है। तो ऐसे अगर मैं आगे फैक्टर निकालता हूं तो आगे मैं इसके फैक्टर अगर सोल्व करता हूं तो आगे मेरे पास फैक्टर आते हैं। अगला फैक्टर आप 15 से निकाल सकते हो। तो अगर मैं 15 से निकालता हूं, 15 के अलावा ये आपका 9 से भी डिवाइड होता है, तो मैं एक बार इसको 9 से भी डिवाइड कर लेता हूं। तो अगर मैं 9 से इसका फैक्टर निकालता हूं तो 9 तिया 27, बचा कितना? 4 और 9 पंजे 35। मैंने देखा 35 और आपको 35 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यानी आपका सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा? 35। यानी 35 सेंटीमीटर वह सबसे बड़ी माप होगी जिससे 7 मीटर को, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को पूरा पूरा नापा जा सके। दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप इसी से क्वेश्चन को सोल्व करें। अगर आपको यहां से प्रॉब्लम होती है तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, हो सकता है थोड़ा सा आपको टाइम लगे इन चीजों को सीखने में, लेकिन अगर आप एक बार इन चीजों को सीख जाते हैं तो आपको आगे तक कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन आपके पास ये है: विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार बांटी जाएं कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो एवं प्रत्येक को मिले पेंसिलों की संख्या क्या हो? बराबर। मैं वापस से भी बोलूंगा, आपसे क्या निकलवाई है? अधिकतम संख्या। और जब मुझसे अधिकतम संख्या की बात की गई है तो मुझे यहां पर वापस एचसीएफ निकालना है। तो एक तो मेरे पास संख्या दे रखी है मुझे 1001, और एक संख्या है आपके पास 910। और जैसा कि मुझे पता है अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो मैं सबसे पहले इनका क्या निकालूंगा? डिफरेंस। तो डिफरेंस की बात कर लेते हैं। मैंने बोला दोनों का डिफरेंस कितना आया? ये आपका पास डिफरेंस आया 19, कितना आया? 91। तो मैं सबसे पहले यही चेक करता हूँ 91 आपके पास ऑप्शन में बिल्कुल है। 91 से डिवाइड करके देख लीजिए, 91 कम 91, 91 कम 91, और ये पूरा 10 बार, यानी आपका सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा? 91। आपका क्वेश्चन चुटकियों में आपके सोल्व होंगे, कब? जब आपको डिफरेंस मेथड अप्लाई करना आता है। अगर मैं आगे बात करता हूं अगले क्वेश्चन की, एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध, 42 लीटर टोंड दूध और 63 लीटर डबल टोंड दूध है। यदि वह उन्हें टिन के डब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे कि हर डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो, उससे बोल दिया गया है हर डिब्बे में उतने ही लीटर, यानी अधिकतम मात्रा,
और किसी भी दो तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाना ना चाहे तो डिब्बों की अपेक्षित संख्या। अब यहां मुझसे बड़े से बड़े डिब्बे की माप नहीं पूछा है, मुझसे पूछा है डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या। मुझसे पूछा गया है डिब्बों की संख्या। तो सबसे पहले मुझे बड़ी से बड़ी वो माप निकालनी होगी, और बड़ी से बड़ी माप निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, HCF निकालता हूं। तो मेरे पास तीन वैल्यू दी हुई है, 21, 42 और 63। मैंने बोला अगर मुझे HCF निकालना है तो मेरे पास वापस सबसे पहले वही काम, मैंने डिफरेंस निकाला और मेरे पास जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 21, 21 एक कम 21, 21 दूनी 42 और 21 दिया 63। यानी मेरा HCF कितना आ गया, 21। यानी मैं कह सकता हूं जो मेरा ये HCF आया है, जो मेरा ये HCF आया है वह बड़ी से बड़ी वह माप होगी जिससे पहले प्रकार, दूसरे प्रकार और तीसरे प्रकार के दूध को पूरा पूरा मापा जाता है। तो अगर मैं कहता हूं अगर वह बड़ी से बड़ी माप 21 लीटर है तो पहले प्रकार के दूध की मात्रा 21 लीटर, और अगर 21 लीटर ही मापा जा रहा है तो पहले प्रकार के डिब्बों की संख्या 21 लीटर मात्रा थी, बड़ी माप भी मेरे पास 21 आई, यानी मेरे पास कितने डिब्बों में भर जाएगा ये, एक डिब्बा। अगर मैं इसी प्रकार बात करूं दूसरे प्रकार के दूध की मात्रा कितनी है, 42, अधिकतम माप कितनी है 21, तो मैंने इसको 21 से डिवाइड किया, 21 दूनी 42, यानी उसको नापने के लिए मुझे कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी, 2 डिब्बों की जरूरत पड़ेगी। और अगर मैं इसी प्रकार बात करता हूं तीसरे प्रकार के दूध की, तो तीसरे प्रकार के दूध की मात्रा है 63, अधिकतम माप का डिब्बा है 21, तो 21 दिया 63। कितने डिब्बे आए, 3 डिब्बे। अब मुझसे पूछा है न्यूनतम डिब्बों की संख्या, एक डिब्बा यहां आया, 2 डिब्बे यहां आए, 3 डिब्बे यहां आए, तो मैंने पूछा टोटल डिब्बे कितने हो गए। आप बोलोगे 3 2 5 और 1 6। मेरे पास आंसर कितने आ गए, 6 डिब्बे। यानी आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं। समझ में आ गया होगा। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। मुझसे बोला गया है 4 कंजुकेटिव प्राइम नंबर्स यानी 4 क्रमागत अभाज्य संख्या जो आरोही क्रम में है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में है, उनमें से यदि पहले 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। चलो एक बार चेक करते हैं। मैं आप लोगों से बोलता हूं कि जो आपको क्रमागत अभाज्य संख्या हैं उनको मैं मान लेता हूं A, B, C और D। 4 क्रमागत अभाज्य संख्या जिनको मैंने क्या माना, A, B और C और D। मुझसे बोला पहली 3 का गुणनफल। अगर मैं पहली 3 के गुणनफल की बात करूं तो पहली 3 A गुणा B गुणा C, इनका गुणनफल मुझे दिया हुआ है 385। मुझसे बोला अंतिम 3 का गुणनफल। तो अगर दोस्तों मैं अंतिम 3 के गुणनफल की बात करता हूं मेरे पास क्या आता है, B गुणा C गुणा D, और इनका गुणनफल कितना है, 1001। अब मेरे पास बात आती है कि मैं इनको कैसे सोल्व करूं। तो मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आप कुछ मत कीजिए, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए। मैंने बोला BC से BC क्या हो गया, कैंसिल। आपके पास क्या बचा, A बटा D और बराबर में कितना, 385 बटे में 1001। अब एक बार हम इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो अगर मैं इसे कैंसिल आउट करता हूं तो ये आपका कैंसिल आउट हुआ, तो कैंसिल आउट करते हैं। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो मेरे पास आया 73 पंजे 185 और मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 73 गुणा 5 दिया 15, नहीं तो 65 होगा वो, 7 दिया 35 और 1 36, नहीं। चलो इसे हम एक बार नॉर्मल कैंसिल आउट कर लेते हैं। चलिए अगर मैं इसे कैंसिल आउट करता हूं कितने से, 11 से, तो एक बार मैं इसको 11 से कैंसिल आउट कर रहा हूं। 11 तिया 33, 11 पंजे 55, और अगर मैं इसको 11 नंबे 99, 11 एकम 11, आगे कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो ये आपका 7 से कट रहा है, 7 पंजे 35 और ये 13 सत्ते 91। यानी मैं आप लोगों से कह सकता हूं जो मेरे पास A बटा D की वैल्यू आई वो कितनी आई,
5/93, 5/13। तो यहाँ से मुझे पता चल गया है ए की वैल्यू कितनी है 5 और डी की वैल्यू कितनी है 13। ए सबसे छोटी क्रमागत अभाज्य संख्या थी, डी सबसे बड़ी क्रमागत अभाज्य संख्या थी और डी की वैल्यू कितनी आ गई 13। यानी आपका जो आंसर आया वो आपका कितना आया 13। तो ये आपका क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। तो एक बार सभी ऊपर ध्यान देना और बहुत अच्छे से समझना। एलसीएम एचसीएफ के जो मिक्स क्वेश्चन आते हैं वहां से है ये, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों मैं आप लोगों से बात करता हूं कि आपको दो संख्या दी गई है, बहुत अच्छे से समझने की एक बार कोशिश करना। मैंने बोला आपके पास दो संख्या दी गई है और उन संख्याओं को मान लीजिए मैं मान लेता हूं 5 और 10। कितना माना 5 और 10। एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे और उस कॉन्सेप्ट को अपन लिखते हुए चलेंगे। चलिए मैं आप लोगों से क्या कहता हूं, आपके पास दो संख्या हैं और दो संख्या आपके पास हैं 5 और 10। चलिए अगर मैं आप लोगों से बस इतना सा पूछना चाहूं कि दोनों संख्याओं का योग, मैंने क्या पूछा, दोनों संख्याओं का योग समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे तरीके से। आप बोलोगे सर बहुत सरल चीज पूछ लिया आपने, तो दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्याओं का योग कितना हुआ 15। चलिए लेकिन मैं अगर आप लोगों से ये बोलना चाहूं कि दोनों संख्याओं का मुझे एचसीएफ बता दो ना, एचसीएफ कितना है, आपने बोला सर जो दोनों संख्याओं का एचसीएफ है वो दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है 5। दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है 5, यानी 5 वो संख्या है जो मैंने दोनों में से क्या निकाल ली है कॉमन। और जब मैं 5 को दोनों में से कॉमन निकाल लेता हूं तो यहां पर कितना बचा 1, यहां पर कितना बचा 2, और मुझे योग की बात करनी है तो यहां कितना था 1 और यहां कितना है 2। यानी अगर मैं एचसीएफ को निकालने के बाद उनके अनुपातों को जोड़कर वापस एचसीएफ से गुणा करता हूं तो 5 को 3 से गुणा किया कितना आया 15। क्या मेरे पास वापस वही योग आ चुका है क्या? यानी मैं कह सकता हूं यदि दो संख्याओं का एचसीएफ, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ संख्याओं का एचसीएफ कितना हो h, तो जो आपकी पहली संख्या होगी वो होगी hx, दूसरी संख्या क्या होगी hy। hx और hy कैसी, अगर मैं यहां से 5 HCF निकाल लेता हूं, अगर मैं यहां से 5 HCF निकाल लेता हूं तो मेरे पास अनुपात कितना बचता है 1:2। अगर मुझे वापस संख्या चाहिए तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, मेरे पास वापस वो संख्याएं आ जाती हैं। चलिए अगर मैं इसी प्रकार आगे बात करूं, अगर मैं इसी प्रकार आगे बात करूं, अगर मैं इसी प्रकार आगे बात करूं, मैंने बोला अगर दो संख्याओं का एचसीएफ h है तो पहली संख्या hx, दूसरी संख्या hy, तो दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का hx प्लस hy, और जहां से h मेरा कॉमन आ जाता है तो अंदर मेरे पास क्या बचता है x प्लस y, अंदर मेरे पास क्या बचता है x प्लस y। अगर मैं इसी प्रकार आप लोगों से ये बोलता हूं, अगर मैं इसी प्रकार आप लोगों से ये बोलता हूं कि आपके पास दो संख्या हैं 10 और 5, मैंने बोला अंतर, मैंने क्या बोला अंतर, आप बोलोगे सर दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 5, लेकिन मैं आप लोगों से वापस वही बात बोलूंगा, मैंने बोला एचसीएफ कितना 5, यहां कितना बचा 1, यहां कितना बचा 2, तो अंतर की बात कर रहा हूं 2 माइनस 1, 5 को 1 से गुणा किया कितना आया 5। अगर मैं दोनों संख्याओं का अंतर निकालता हूं, दोनों संख्याओं का अंतर, तो h मेरा कॉमन आ जाता है और अंदर अनुपात x माइनस वाई।
अच्छा जी दोस्तों, अगर मैं आगे बात करूं, मैं आप लोगों से ये बोलता हूं, मैं आप लोगों से ये बोलता हूं कि मैंने पूछा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है। आप बोलते हो दोनों संख्याओं को अगर आपस में गुणा किया जाए तो 10 पंजे 50, 10 पंजे 50। मुझे क्या निकालना है? दोनों संख्याओं का गुणनफल। मैंने बोला वापिस की एचसीएफ कितना, तो आपने बोला एचसीएफ तो दोनों का कितना आ जाएगा, एचसीएफ दोनों का कितना आ जाएगा 5। मैंने बोला एचसीएफ है 5, अंदर बचा 1 और इधर कितना बचा 2। एक बार समझने की कोशिश करना, ऊपर वापस देखना एक बार। एचसीएफ गुणनफल नहीं, मैं इनका निकालता हूं एलसीएम। मैं इनका क्या निकालता हूं? एलसीएम। तो एक बार ऊपर समझने की कोशिश कर। मैंने बोला इनका एलसीएम कितना आएगा, तो आपने बोला सर एलसीएम कितना आया 10। मैंने पूछा एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ कितना आया 5। लेकिन जब मैं एचसीएफ 5 यहां से बाहर निकालता हूं तो यहां पर कितना बचा 5। मैंने बोला 5 बाहर आया तो यहां पर जो मेरा रेशियो बचता है, यहां पर जो मेरा रेशियो बचता है वो रेशियो कितना बचता है 1:2। भाई एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर मैं 5 को कॉमन ले लेता हूं तो एक और क्या बचा 2। मैं आप लोगों से ये कहता हूं यदि आप एचसीएफ को, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काफी क्वेश्चन बनते हैं, यदि आप एचसीएफ को संख्याओं के अनुपात के साथ क्या करते हो गुणा, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है 10, यानी 5 गुणा 1 गुणा 2। मैंने एचसीएफ को संख्याओं के अनुपात से गुणा किया, वैल्यू किया आई 10। और आप मुझे बता सकते हो क्या ये 10 ही मेरा एलसीएम है क्या? ये 10 ही मेरा क्या है? एलसीएम। यानी यहां से क्या बात निकल कर आती है, यदि मैं एचसीएफ को संख्याओं के बचे हुए अनुपात से गुणा करता हूं तो मेरे पास क्या प्राप्त होता है? एलसीएम। यानी अगर मैं आप लोगों से सीधा सीधा कहना चाहूं कि दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, तो दोनों संख्याओं का एलसीएम बराबर एचसीएफ कितना 5, तो एचसीएफ गुणा मल्टीप्लाई क्या एक्स और वाई यानी अनुपात। तो मेरे पास क्या आया एच एक्स वाई। ये मेरे पास दोनों संख्याओं का क्या आ जाता है? एलसीएम। इसी प्रकार अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, मैं आप लोगों से केवल इतना बोलता हूं, मैं आप लोगों से इतना बोलता हूं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बता दीजिए भैया मुझे एक बार। मैंने क्या बोला कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बता दीजिए, कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो गुणनफल कितना आने वाला है। तो आप बोलोगे कि सर निकाल लीजिए, बहुत आसान चीज है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है। तो मैंने बोला तो आप ही बता दो ना गुणनफल कितना है। तो आपने बोला दोनों को गुणा किया, तो दोनों को गुणा करने पर मेरे पास कितना आ गया? दोनों को गुणा करने पर मेरे पास कितना आ गया? 50। अच्छा जी, मैंने पूछा एचसीएफ बता दो कितना है, तो आपने बोला एचसीएफ तो कितना है 5। मैंने पूछा एलसीएम बता दो कितना है, एलसीएम कितना है 10। अगर मैं आप लोगों से ये बोलता हूं कि अगर मैं यहां पर एचसीएफ को एलसीएम से गुणा कर दूं तो क्या मेरे पास ये वैल्यू भी 50 आ रही है क्या? ये वैल्यू भी कितनी आ रही है 50। यानी मैं कह सकता हूं दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होने वाला है? बराबर। यानी यहां से मेरा एक फॉर्मूला निकल के आता है क्या, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होगा एचसीएफ एलसीएम। मैंने बोला दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लो, तो गुणनफल करोगे तो एच स्क्वायर एक्स वाई बराबर दोनों संख्याओं का गुणन एच एक्स गुणा एच वाई, एच स्क्वायर एक्स वाई। एचसीएफ दोनों का कितना है एच, एलसीएम कितना है एच एक्स वाई। तो मैं बोलता हूं क्या ये आपका रिलेशन बिल्कुल सही हो गया है क्या? एच स्क्वायर एक्स वाई बराबर एच स्क्वायर एक्स वाई। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। और मैंने बता चुका है कि ये फॉर्मूला कहां से आपका जनरेट हुआ है, जो आपका फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला आपका कहां से आता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जहां से एलसीएम एचसीएफ के मिक्स क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए आप क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरे पास क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका एचसीएफ 4 है, इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं? तो जैसा कि मैंने अभी
कॉन्सेप्ट पढ़ा कि दो संख्याओं का योग क्या होता है, एच एक्स प्लस वाई। दो संख्याओं का योग क्या होता है, एच एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, मैं कहता हूं दो संख्याओं का योग एच एक्स प्लस वाई, और ये योग आपको कितना दे रखा है, 36। तो मैं आप लोगों से कहता हूं जो HCF है वो कितना है, 4। तो 4 एक्स प्लस वाई और बराबर में कितना, 36। तो यहां से मेरी जो x प्लस वाई की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 9। यानी जो मेरे पास अनुपात हैं उनका योग कितना है, 9। अब मुझसे पूछा क्या है कि संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं, संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। तो मैं आप लोगों से बोलता हूं यदि मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। क्या 1 और 8 हो गया क्या, 9। मैंने बोला अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 7। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूं तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 6। अगर मैं x की वैल्यू 4 रखूं तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 5। अगर मैं x की वैल्यू 5 रखूं तो ये युग्म वापस क्या हो जाएगा, रिपीट। लेकिन दोस्तों अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि जो मेरा HCF है वो कितना है, 4, तो मैं आप लोगों से बोलूं यहां पर x और y मेरे पास दो अनुपात थे, उन अनुपातों का मान क्या आया, x का मान 1 तो y का मान 8। तो मैं संख्या निकाल सकता हूं, HCF को 1 से गुणा किया तो वो संख्या 1 तो हो सकती है 4, 8 चौके 32, वो संख्या दूसरी क्या हो सकती है, 32। मैंने पूछा दोनों का HCF कितना, दोनों का HCF कितना, तो आपने बोला दोनों का HCF तो अभी भी वही है, कितना है, 4। मैं कुछ समझाने जा रहा हूं, एक बार समझ लीजिए फिर हम क्वेश्चन को सीधा सोल्व करेंगे। मैंने बोला अगर आपके पास पहला है 2 दूसरा है 7, तो 4 दूनी 8 और 7 चौके 28। मैं पूछूं वापिस HCF बता दो कितना, तो आपने बोला वापिस जो मेरा HCF है वो कितना है, 4। भाई 4 ही कॉमन आ रहा है। इसी प्रकार अगर मैं तीसरे अनुपात से पूछूं तो 4 तिया 12, तो 4 तिया 12 और 4 छिंगी 24। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि मुझे बता दो ना यहां पर HCF कितना आ रहा है, तो आपने बोला 12 एकम 12, 12 दूनी 24, कॉमन कितना आ रहा है, 12। लेकिन मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं क्या क्वेश्चन में आपका HCF 12 है, क्या आप बोलोगे नहीं, यानी ये वाला जोड़ा मेरा क्या है, गलत। मेरा HCF कितना होना चाहिए, 4। अब मुझे ये चीजें करने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता हूं। कैसे, मैंने बोला 1 और 8 का HCF कितना आ रहा है, 1, तो ये जोड़ा मेरा बनेगा। 2 और 7 HCF कितना आ रहा है, 1, ये जोड़ा मेरा बनेगा। 3 और 6 HCF कितना आ रहा है, 3। जहां HCF 1 के अलावा कुछ भी आ गया मतलब वो आपका जोड़ा नहीं होगा। 4 और 5 HCF कितना है, 1। तो मैंने देखा यहां पर मेरे टोटल कितने जोड़े बने, 3 जोड़े। तो मेरा आंसर कितना आ जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा एक क्वेश्चन था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, दो संख्याओं का मैं से तथा उनका गुणनफल क्रमशः 15 और 6300 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। मुझसे बोला दो संख्याओं का मैं से तथा उनका गुणनफल। तो दोस्तों अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उससे गुणनफल की बात की गई है। तो मैंने आपको यहां बताया था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, LCM गुणा HCF। चलिए तो हम एक बार इस चीज को सोल्व करते हैं। अगर मैं आप लोगों से बोलूं, अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मेरे पास क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का मैं से और तथा उनका गुणनफल 15 और 6300 हो, तो मैंने बोला मैं से, यानी आपको जो यहां पर HCF दिया गया है वो HCF कितना दिया गया है, 15। और मैंने बोला उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल दिया गया है वो गुणनफल कितना दिया गया है, वो गुणनफल दिया गया है 6300। तो मुझसे पूछा ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूं क्या आप यहां से LCM निकाल सकते हो क्या, तो आप बोलोगे सर क्यों नहीं निकाल सकते, हमने पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा LCM और HCF के गुणनफल के क्या होता है, बराबर। तो मैंने बोला HCF कितना है, 15, LCM मुझे नहीं पता और गुणनफल कितना है 6300। तो मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूं, और जब मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं तो 15 चौके 60 और 15 दूनी 30, कितना आया 420। यानी जो मेरे पास यहां से LCM आया वो LCM कितना आया 420। और मुझे पता है, मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि दो संख्याओं का
दो संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो होता है एच एक्स वाई। दो संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है एच एक्स वाई, और इसकी वैल्यू कितनी है 420। मैंने पूछा एच की वैल्यू, तो आप बोलोगे एच की वैल्यू कितनी है 15। मैंने बोला एच, तो एच की वैल्यू कितनी है 15। तो मेरे पास आया एक्स वाई बराबर 420 और बटे में कितना 15, कैंसिल आउट कर लीजिए। 15 दूनी 30, कितना बचा 12, और 15 अट्ठे 120, यानी जो आपके पास x गुणा y आया वो कितना आ गया 28। पिछले क्वेश्चन में योग था, यहां पर गुणनफल है। अगर मैं x की वैल्यू कितनी रखता हूं 1, तो y की वैल्यू 28, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 14, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 7। क्या और कोई जोड़ा बन रहा है क्या? और कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा है, ये वापस रिपीट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं क्या इसका HCF 1 है? आपने बोला है। इसका HCF 1 है, नहीं है तो ये जोड़ा नहीं बनेगा। HCF 1 है तो ये जोड़ा बना। टोटल कितने जोड़े बने 2 जोड़े, यानी आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, दो संख्याओं का मैं से 13 व उनका लैसे 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच हो तो वह संख्या क्या होगी? मैं वापस आप लोगों से वही पूछूंगा कि जो मेरा एलसीएम होता है वो एलसीएम क्या होता है एचसीएफ गुणा संख्याओं का अनुपात। एलसीएम कितना है 455, एचसीएफ कितना है 13। तो मैंने बोला अगर एचसीएफ 13 है तो मैं लिखता हूं 13 गुणा एक्स गुणा वाई, और बराबर में कितना 455। में इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो ये अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ 13 तिया 39, कितना बचा 6, और 13 पंजे 65, यानी जो मेरे पास x गुणा वाई की वैल्यू आई वो मेरे पास कितनी आ गई 35। तो मैं यहां से एक बार अनुपात निकालने की कोशिश करता हूं। मैं आप लोगों से बोलता हूं कि यदि x बराबर 1 तो y बराबर 35, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कट रहा, 4 से नहीं कट रहा। अगर x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 7, फिर ये जोड़े वापस रिपीट हो जाएंगे। यानी दो युग्म संभव हैं, लेकिन मुझसे बोला क्या संख्या 75 और 125 के बीच होनी चाहिए। मैंने देखा यहां से जो मेरा मैसे था वो मैसे कितना है 13। तो मैंने बोला अगर 13 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 13, 13 को 35 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 455। क्या दोनों इनके बीच में है क्या? नहीं, मतलब मेरा ये जोड़ा काम का नहीं है। मैंने बोला 13 पंजे 65, क्या 65 75 और 125 के बीच है क्या? नहीं है। मैंने बोला 13 सत्ते 91, जी हाँ 75 और 125 के बीच में कितना है 91, मतलब मेरा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पीछे जाकर एक बार आप वापस समझ सकते हैं। 29 से बड़ी दो संख्याओं का मैं से यानी HCF 29 और LCM 4147 है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? कंडीशन दी गई है 29 से बड़ी, यानी दोनों संख्या कैसे होनी चाहिए 29 से बड़ी। 29 भी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि बोला है 29 से बड़ी। मुझे पता है अगर मैं HCF को उसके संख्याओं के अनुपात से गुणा करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है LCM। तो HCF कितना है 29 गुणा x गुणा y, और बराबर में कितना 4143। चलो एक बार इसे कैंसिल आउट करते हैं। तो इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं एक बार। 29 से 29 एकम 29, कितना बचा 12 बचा, तो ये हो गया 124। तो अगर मैं 29 को 4 से गुणा करता हूँ 6, 116, तो 29 चौके 116 और 29 तिया 87। हाँ, तो मेरे पास वैल्यू आ गई है कि मेरे पास वैल्यू आ गई है कितनी कि x गुणा वाई बराबर मेरे पास कितना आ गया 143। x गुणा वाई मेरे पास कितना आ गया 143। तो x गुणा वाई की वैल्यू आ गई है 143। जोड़े वापस बना लेते हैं, कितने युग्म बन सकते हैं? अगर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 143। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 11 से जाएगा तो 11, और दूसरा कितना बना 13। इसके अलावा कोई जोड़ा यहां पर नहीं बनेगा।
मैंने बोला संख्या होनी चाहिए 29 से बड़ी, इससे बड़ी, 29 से बड़ी। लेकिन जब मैंने देखा पहला अनुपात 1, तो 29 से कम 29, संख्या कितनी आ गई 29, मतलब ये जोड़ा मेरा काम का नहीं है, ये जोड़ा मेरे काम में आएगा। मैं पहली संख्या निकाल रहा हूं, अगर मैं पहली संख्या निकालता हूं तो मैं 11 को मल्टीप्लाई करता हूं कितने से, 29 से, मेरे पास कितना आता है 29 से कम 29, 29 और 2 31, कितना आया 319। अगर मैं दूसरी संख्या निकालता हूं तो मैं 13 को गुणा करता हूं कितने से 29 से, 29 या 87 का 7 हासिल गई 8, 29 और 8 35, कितना आया 357। ऐड कर लेते हैं, और जब मैं इनको ऐड करता हूं तो 9 और 7 16, 5 और 1 6 और 1 7, 29 से कम 29 हासिल लगी 2, 29 से कम 29 और 2 31, 29 या 87 का 7 हासिल लगी 8, 29 से कम 29, 29 और 8 आपका आएगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 29 और जो आपके 8 होते हैं वो होते हैं 33। तो 9 और 7 16 का 6 हासिल लगी, 1 7 8 और 1 9, 3 और 3 6, तो दोनों संख्याओं का योग कितना है 696। तो ये 696 आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये आपका क्वेश्चन था। अगर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, उसे बोला गया दो संख्याओं के में से और लेसे का योग, यानी उनका HCF और LCM, उनके HCF और LCM का योग। तो मुझसे बोला गया उसके HCF और LCM का जो योग दे रखा है वो आपको दे रखा है 680। आगे क्या बोला गया कि जो LCM है लेसे वो में से का 84 गुना है, जो LCM है वो HCF का कितना गुना है 84 टाइम्स। यानी मैं कह सकता हूं कि जो आपका LCM होगा वो होगा HCF का 84 टाइम्स। तो मैंने बोला यहां से LCM की वैल्यू कितनी आ गई HCF गुणा 84। मैं इस वैल्यू को यहां से उठाकर यहां पुट कर देता हूं तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है HCF प्लस 84, HCF प्लस 84, HCF बराबर 680। 84 और 1 कितना हो गया 85, HCF बराबर में 68, कैंसिल आउट करते हैं इसको, 17 पंजे 85, 17 चौके 68, तो ये आपका पूरा पूरा कितनी बार कैंसिल आउट हो गया 8 बार। तो HCF आपका कितना आ गया 8, 8 पंजे 40, 64 और 4 68, हाँ HCF कितना आ गया 8। अगर मेरे पास HCF की वैल्यू आ चुकी है, अगर मेरे पास HCF की वैल्यू आ चुकी है तो मैं इस HCF की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट कर देता हूँ, और जब मैं इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करता हूँ तो यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा LCM। तो LCM बराबर 8 गुणा 84, तो यहाँ से जो मेरा LCM निकल कर आता है 8 चौके 32, 672। मैंने यहाँ से क्या क्या निकाला, मैंने यहाँ से LCM निकाला, मैंने यहाँ से क्या निकाला HCF, और मुझे यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। मुझे LCM पता है, मुझे HCF पता है, मुझे एक संख्या पता है, और अभी अभी हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा। वो कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के क्या होता है बराबर। तो मैं आप लोगों से बोलता हूं, मुझे बता दीजिए कि यहां पर HCF कितना 8, LCM कितना 672, HCF और LCM का गुणनफल दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर। पहली संख्या कितनी 56, दूसरी संख्या मुझे नहीं पता। सोल्व कर लेते हैं, 8 एकम 8, 8 7 56, 7 से गया तो 7 9 63, कितना बचा 4, 7 6 42। तो जो आपके पास दूसरी संख्या निकल के आती है वो दूसरी संख्या कितनी है 96, यानी आपका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन आपका एसएससी ने पूछा हुआ है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जिसे आप बहुत आसानी से कर सकते हो, बस हल्की से आपको कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक 8 और 48 है, एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपको HCF कितना दे रखा है 8,
एलसीएम कितना दे रखा है 24, तो एलसीएम गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। सॉरी, ये आपको दे रखा है 48, ये आपको क्या दे रखा है 48। 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 8 दूनी 16। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। और इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और है कि दो संख्याओं का HCF 11, एलसीएम 7700, एक संख्या 275, तो दूसरी संख्या क्या होगी? बड़ा वही छोटा सा कॉन्सेप्ट, HCF गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। कैंसिल आउट कर लेते हैं। अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपका कैंसिल आउट हुआ 11 से करते हैं, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 25 तिया 75, 25 दूनी 50। रुकिए एक बार, 11 दूनी 22, 5 बचा, 11 पंजे 55, 25 तिया 75। रुकिए, 25 तिया 75। तो आपके पास बचा कितना? यहाँ पर 2 बचा, तो ये कितना बन गया 20। भाग नहीं गया, और भाग नहीं गया तो कितना लगाया 0, 200 हो गया, 25 अट्ठे 200। तो जो आपकी दूसरी संख्या आई है वो आपकी दूसरी संख्या कितनी आई है? 308, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक था कंप्लीट। बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से ही उठाए गए हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।